हेलो, मैं ये जो है एस.सी. वर्मा की प्रॉब्लम सब्जेक्टिव कर रहा हूँ रोटेशनल डायनामिक्स। तो ये जो है रोटेशनल मैकेनिक्स की एस.सी. वर्मा की प्रॉब्लम, तो इससे काफ़ी कंसेप्ट क्लियर होंगे रोटेशनल के। तो पहले सब्जेक्टिव प्रॉब्लम कराऊंगा। तो पहले प्रॉब्लम नंबर ये है 4। तो इसका जो है एंगुलर एक्सेलरेशन दे रखा है, जैसे पंखा है। अब पहले अपने स्विच ऑन करा तो इसकी एंगुलर स्पीड तेज हो जाती है। ऐसा तो नहीं होता ना कि एकदम वो पहुंच जाए एंगुलर स्पीड 200 रेडियन पर सेकेंड, ऐसे तो नहीं होता ना, जीरो से स्टार्ट होगी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन दे रखा है, तो जब इसकी पंखे की 5 रेडियन पर सेकेंड से 15 रेडियन पर सेकेंड हो गई एंगुलर स्पीड, इतने में ये एंगल कितना कवर करा, ये कितना एंगल कवर कर गया। तो जब कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होते हैं तो 9th क्लास के फार्मूले लग जाते हैं। जैसे अब v बराबर u प्लस ए टी होता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, और यहाँ पर ये जो है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s होता है। तो ये तो ट्रांसलेशनल मोशन में होते हैं, और ऐसे ही इसमें होते हैं। तो यहाँ पर ये वाला लग जाएगा, ये जो है v की जगह यहाँ पर ओमेगा फाइनल ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा इनिशियल प्लस 2 अल्फा थीटा, ओमेगा नॉट इनिशियल 5 लिख दूंगा, 5 का स्क्वायर, ये लिख देंगे 15 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, अल्फा को लिख देंगे 1, और ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 225 माइनस 25 अपॉन 2 बराबर थीटा। तो 225 में से 25 2 से अपॉन 2 थीटा, तो थीटा आ जाएगा 100 रेडियन। पंखा 100 रेडियन चला जाएगा। तो ये जब यूनिफॉर्म होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, ये इसकी जगह ये फार्मूला आ जाएगा। अगर ये पूछता, टाइम दे देता और इनिशियल एंगुलर स्पीड दे देता और एंगुलर एक्सेलरेशन दे देता और टाइम दे देता, तब पूछता कितना एंगल कवर करा, तो एस की जगह वही थीटा लिख दो। तो थीटा बराबर होता ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी। फिर ये तब लगता जब अपने को एंगुलर एक्सेलरेशन दे रखा है और ये पूछा इनिशियल एंगुलर स्पीड इतनी है, फाइनल बताइए। एंगुलर एक्सेलरेशन दे रखा है, टाइम दे रखा है, फाइनल बताइए, या फाइनल और इनिशियल दे दी और टाइम दे दिया तो एंगुलर एक्सेलरेशन बताइए। लेकिन यूनिफॉर्म होंगे तभी ये फार्मूले वैलिड होंगे, अदरवाइज ये फार्मूले वैलिड नहीं होंगे। तो फिर v की जगह वही लिख देंगे ओमेगा, और u की जगह ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो यहाँ पर अल्फा क्या इंडिकेट कर रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन, इनिशियल एंगुलर स्पीड, फाइनल एंगुलर स्पीड, और ये टी टाइम। तो इस प्रॉब्लम की मैंने एनालिसिस कर दी। हाँ, ये ऐसे पूछ रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी बताओ ऑफ ए बॉडी जो रोटेट कर रही है विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। तो एंगुलर वेलोसिटी कब बताओ, इसने इस तरह से बोला है कि जब ये 5th रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर ले, 5th रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर ले, उस समय क्या एंगुलर स्पीड हो गई आफ्टर द स्टार्ट। तो 5th रिवॉल्यूशन जब इसने कंप्लीट कर लिया तो इसका मतलब 5 रिवॉल्यूशन हो गए, 5th भी कंप्लीट हो गया, 5 चक्कर पूरे हो गए। तो 5 चक्कर का मतलब क्या होता है, कितना एंगल हुआ 10 पाई। तो मुझे एंगल दे रखा है 10 पाई। तो अपने को कोई भी प्रॉब्लम करते वक्त अपने को ये पहले नोट करना चाहिए कि अपने को क्या पूछा है और क्या दे रखा है। तो पूछा है एंगुलर वेलोसिटी, तो हम कोई ऐसा रिलेशन सोचें जिसमें थीटा आता हो, अल्फा आता हो, और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आती हो, जो वही तो पूछिए एंगुलर वेलोसिटी। तो वो रिलेशन है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये लग जाएगा। बस ओमेगा नॉट 0 आफ्टर द स्टार्ट पूछा है, तो स्टार्ट में एंगुलर स्पीड 0 थी, तो 0 का स्क्वायर, और 2 अल्फा जो दे रखा है 2 है, और थीटा जो दे रखा है वो 10 पाई है। तो ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर आ गया 40 पाई, तो ओमेगा हो गया रूट ऑफ 40 पाई। बस ये क्वेश्चन था। हाँ, इस प्रॉब्लम के अंदर ये जो है 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर दे रखा था, और अपने को जैसे एंगल रेडियन में कैलकुलेट करना है तो रिवॉल्यूशन के रेडियन बनाने पड़ेंगे। एक रिवॉल्यूशन में 2 रेडियन होते हैं, तो ये एक्चुअल में 2 × 2 पाई,
तो ये 4 पाई फुट होगा। अब ये 4 पाई फुट होगा तो अब आप देख लीजिए कि ये 80 पाई स्क्वायर आ जाएगा, 80 पाई स्क्वायर, और 80 पाई स्क्वायर का जो रूट आएगा वो एंगुलर स्पीड आ जाएगी। लेकिन एंगुलर स्पीड अब आएगी रेडियन पर सेकंड में, क्योंकि सब चीज मैंने रेडियन में पुट करी है। तो रूट 80 और पाई स्क्वायर का रूट पाई आ जाएगा, बस ठीक है, रेडियन। एक डिस्क है, वो रोटेट कर रही है डिस्क 20 रेडियन पर सेकंड। ये डिस्क रोटेट कर रही है 20 रेडियन पर सेकंड। अब ये पूछा गया है, और रेडियस इसका 10 सेंटीमीटर। ये पूछा गया है कि इस पॉइंट की लीनियर स्पीड क्या है। तो अब आप देखिए कि जैसे मानो ये हाथ यूं रोटेट कर रहा है, तो इस हाथ के हर पॉइंट पे लीनियर स्पीड समान तो नहीं है। जो ज्यादा दूर है वो ज्यादा चलेगा उतने ही समय में। जो यहाँ का पॉइंट है एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो 0 चलेगा, वो चलेगा ही नहीं। तो जो लीनियर स्पीड किसी पॉइंट की r दूरी पर, वो एंगुलर स्पीड मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस होती है। ये r है, एंगुलर स्पीड मानो ओमेगा है। एंगुलर स्पीड क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। और लीनियर स्पीड क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर कर। तो ये r का अपॉन रेडियस एक्चुअल में एंगल होता है, r का अपॉन रेडियस। तो हमें जब r निकालनी हो तो रेडियस का मल्टीप्लाई करेंगे, और एंगुलर स्पीड दे रखी हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल दे रखा हो, और रेट ऑफ चेंज ऑफ इस पॉइंट का निकालना हो तो ओमेगा आर करेंगे। तो जो लीनियर स्पीड है वो ओमेगा आर होती है, बस इतनी सी बात है। ओमेगा हमारा 20 है, आर 10 है, तो आंसर हो गया 20 गुणा 10 एंड पॉइंट वाले का। और मिडिल पॉइंट वाले का आंसर हो गया 20 गुणा 5। ये v है, ये भी v है, ये एंड पॉइंट वाले की v है, ये मिडिल पॉइंट वाले की v है। तो बस ये आंसर हो गए इतना, 200 सेंटीमीटर पर सेकंड, और ये 100 सेंटीमीटर पर सेकंड। करा दूं 20-25 ऐसे रोटेशनल डायनामिक्स की, क्या दिक्कत है? और थोड़ी थोड़ी कठिनाई नहीं है।
क्वेश्चन ये है कि ये जो है कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है और रेडियस जो है वो दे रखा है 1 सेंटीमीटर, एक पॉइंट मान लो आप, तो 1 सेंटीमीटर, और ये जो पार्टिकल है जो मूव कर रहा है उसका एंगुलर एक्सेलरेशन ये है 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। मतलब जो एंगुलर स्पीड में जो चेंज हो रहा है वो 4 रेडियन पर सेकंड के रेट से हो रहा है। जब एंगुलर स्पीड बोलूंगा ना तो मतलब एंगुलर स्पीड में जो चेंज हो रहा है हर सेकंड में कितना हो रहा है, 4 रेडियन पर सेकंड। मानो अभी एंगुलर स्पीड 3 है तो 1 सेकंड बाद हो जाएगी वो 7, 2 सेकंड बाद हो जाएगी वो 11। मतलब जो एंगुलर स्पीड के चेंज होने की रेट है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड है तो इसकी यूनिट क्या आएगी, एंगुलर स्पीड की यूनिट डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड है। एंगुलर स्पीड की खुद की यूनिट है रेडियन पर सेकंड। अब मतलब ये तेज होता जा रहा है। अब इसने पूछा कि रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताओ, तो पहले मैं इन दोनों को आपको समझाऊंगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो क्या होता है कि इस पॉइंट की रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर स्पीड। अब लीनियर स्पीड कैसे निकालें, लेकिन हमें तो लीनियर स्पीड निकालनी ही नहीं है, हमें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर स्पीड निकालनी है, मतलब लीनियर एक्सेलरेशन निकालना है। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब है वो उसका ये वाला जो लीनियर एक्सेलरेशन जो निकालना है। तो लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय आर, मतलब इस आर्क की लंबाई में चेंज होने की क्या रेट है। तो एंगल के चेंज होने, एंगल किस रेट से, एंगुलर स्पीड किस रेट से चेंज हो रही है, मल्टीप्लाइड बाय आर कर दो, मतलब A बराबर होता है एल्फा। यहाँ एल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, ए लीनियर एक्सेलरेशन। एल्फा 4 है, R 1 है, तो ये बोला जाएगा 4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि रेडियन इनटू डिस्टेंस बन गया। रेडियन हैज नो यूनिट, क्योंकि ये तो दो सेम डायमेंशनल क्वांटिटी का रेशियो है। ये तो रेडियन आर्क अपॉन रेडियस है। ये रेडियन जो एंगल है ये इसकी कोई यूनिट नहीं होती, आर्क अपॉन रेडियस का नाम रेडियन होता है। तो रेडियन इनटू लेंथ बन गई सेंटीमीटर, लेंथ है सेंटीमीटर, तो ये हो गया ए टेंजेंशियल। अब आपको ये बताएंगे कि रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है। रेडियल एक्सेलरेशन, अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से भी चल रहा हो, ये सर्कुलर मोशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में चल रहा हो तो भी उसमें एक एक्सेलरेशन है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो ये बराबर समय में बराबर डिस्टेंस तो कवर हो रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन देयर इज एन एक्सेलरेशन, और उस एक्सेलरेशन का नाम होता है नॉर्मल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन। और कोई पूछेगा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन आती है वो बाद का विषय है वेक्टर को समझाने, वो इधर आती है टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल, और वो एक्सेलरेशन होता है इस पॉइंट की। यदि v पता हो लीनियर स्पीड तब तो होता है v स्क्वायर बाई आर, और v बराबर आर ओमेगा होता है, तो v स्क्वायर अपॉन आर भी बोल सकते हैं और ओमेगा स्क्वायर इंटू आर भी बोल सकते हैं। तो इसने ये कहा कि स्टार्ट के 1 सेकंड बाद बताओ रेडियल एक्सेलरेशन, क्योंकि रेडियल एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड हर स्टांट पे अलग होगी। क्यों, क्योंकि रेडियल एक्सेलरेशन ओमेगा पे डिपेंड करता है, और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा उसे ओमेगा से कोई लेना देना नहीं है, ओमेगा के चेंज होने की रेट से मतलब है उसको। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा तो 4 है, तो 4 × 1 हो जाएगा, तो ये तो कहलाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर अल्फा 0 होता तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता, अगर कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से चल रहा होता। लेकिन रेडियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन फिर भी होता,
तो आप बोलो क्यों होता? क्योंकि ओमेगा है, ओमेगा के चेंज होने की रेट है, तब तो टेंजेंशियल भी होगा, और ओमेगा कांस्टेंट है, तो ये तो हो गई रेडियल एक्सेलरेशन या नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो ये उस स्टांट की ओमेगा कैलकुलेट करनी होगी अपने। कौन से स्टांट? 1 सेकंड बाद। तो 1 सेकंड बाद ओमेगा क्या होगी? उसका वो फार्मूला, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा नॉट 0 है क्योंकि स्टार्ट से पूछ रहा है, अल्फा 4 है, 1 सेकंड बाद पूछ रहा है, इंटू 1 है, तो ओमेगा 4 हो गई, ओमेगा 4 हो गई। R1 दे रखा है, तो ए नॉर्मल एक्सेलरेशन कहिए या ए रेडियल कहिए, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर कहिए, ओमेगा को 4 कहिए, तो 16 इंटू 1, तो ये हो गया 16 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर नॉर्मल एक्सेलरेशन। अब इसी को ये पूछता कि 2 सेकंड बाद बताओ नॉर्मल एक्सेलरेशन, तो टेंजेंशियल तो यही रहेगा क्योंकि ये तो अल्फा है, क्योंकि अल्फा बदलोगे ये तो तब बदलेगा। लेकिन 2 सेकंड बाद ये कुछ और हो जाता, क्योंकि 2 सेकंड बाद एंगुलर स्पीड बदल जाती, और 2 सेकंड बाद एंगुलर स्पीड 4 इंटू 2 8 होती, तो ये 8 का स्क्वायर होता इंटू आर होता, तो ये 16 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता। इसकी डायरेक्शन होती है टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्किल, तो इसलिए इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है अलोंग द टेंजेंट टू द कर्व, उसके परपेंडिकुलर होता है। तो ये ओमेगा स्क्वायर आर होते हैं, वो अल्फा आर। ठीक, हाँ, एक ये प्रॉब्लम है, ये पुलिए और ये खुल रही है, अनवाइंड हो रही है, और यहाँ एक ब्लॉक सस्पेंडेड है, तो इसके खुलने से ब्लॉक नीचे जा रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जब इसकी एंगुलर स्पीड 10 रेडियन पर सेकंड है और रेडियस इसका पुली का 20 सेंटीमीटर है, तो ये ब्लॉक किस रेट से नीचे जा रहा है? तो किस रेट से, मतलब एंगुलर लीनियर स्पीड पूछी है इसकी ब्लॉक। तो ठीक है, तो लीनियर स्पीड होती है ओमेगा इंटू आर। ओमेगा 10 है, आर 20 है, 10 इंटू 20 200 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से चल रही होगी उस समय जब ये एंगुलर स्पीड 10 है। तो ये काफी इजी सवाल। नेक्स्ट सवाल ये है एस सी वर्मा का 9th। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इनके कॉर्नर्स पे 200 ग्राम 200 ग्राम 200 ग्राम के 3 पॉइंट मास रखे हुए हैं। इसने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, इसके अबाउट 2 मासेस को मिलाने वाली लाइन एक्सिस बन जाए, तो फिर यूं घूमेगा, उस समय क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट होता है मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर के समेशन। तो इस मास का इसी से दूरी 0 है, इस मास की इसी एक्सिस से दूरी 0 है, क्योंकि ये दोनों मास तो एक्सिस पे ही है, और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 10 sin 60 होगा, क्योंकि 60 डिग्री है, तो 10 sin 60 क्या होता है? 10 इंटू √3/2, तो 5√3। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो काम आएगा फॉर द पर्पज ऑफ द प्रॉब्लम, वो mr², वो होगा 200 इंटू 5√3 का स्क्वायर, यूनिट लिखी जाएगी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मास की यूनिट ग्राम और डिस्टेंस के स्क्वायर की सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई कर लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर बी पार्ट में पूछा है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ इस एक्सिस के अबाउट, जो इसके परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के जिसमें ये मास लाई कर रहा है। तो इस एक्सिस के अबाउट एमआई पूछा है, तो इसके खुद के मास का तो 0 हो गया, और इसके मास का क्या होगा? ये खुद ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसका होगा 200 इंटू 10 स्क्वायर, और इसका भी होगा 200 इंटू 10 स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 200 इंटू 200 इंटू 10 स्क्वायर इंटू 2 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मीटर स्केल है, 1 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर तक। 1 सेंटीमीटर जहां मार्क है वहां पर 1 ग्राम का मास रखा है, 2 सेंटीमीटर मार्क पॉइंट मास रखे हुए, यहाँ 2 ग्राम का रखा है, 3 सेंटीमीटर पे 3 ग्राम, 4 सेंटीमीटर पे 4 ग्राम, 50 सेंटीमीटर पे 50 ग्राम,
100 सेंटीमीटर पे 100 ग्राम पॉइंट मास रखे हुए हैं। ये कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द मिडिल पॉइंट ऑफ द मीटर स्केल, दिस इज ए मीटर स्केल एंड परपेंडिकुलर टू दिस स्केल। मतलब इस ए बी एक्सिस के अबाउट एम आई बताओ। क्या बताओ? एम आई बताओ, ये पूछ रहा है, बताओ एम आई। अब एम आई की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। यहां पर जो 49 ग्राम मास है और 51 ग्राम मास है कि दोनों ही एक एक दूरी पर है। इधर 48 दो दूरी पर है, उधर 52 दो दूरी पर है। तो यहां पर क्या होगा कि जो 1 ग्राम मास है वो यहां से 49 दूरी पर है, 49 दूरी पर, और यहां पर जो 49 दूरी पर है 50 से 99 तक 49 हो गया, वहां पर 99 ग्राम। तो इन दोनों की दूरियां बराबर हैं, इसकी और इसकी। तो इनको ऐसे लिखो कि जो 1 ग्राम है m इंटू आर स्क्वायर होता है, तो पहले लिख देते हैं 1 इंटू 49 स्क्वायर प्लस 2 इंटू जो 2 ग्राम 48 स्क्वायर एंड सो 49 इंटू 1 स्क्वायर। अब फिर आगे के लिखते हैं 50 का क्या आएगा 50 इंटू 0 स्क्वायर, क्योंकि 50 ग्राम वाला है। अब जो है ये जो 51 का है वो 1 दूरी पर है, 1 दूरी पर है 51, तो वो यहां लिखते हैं 51 इसके नीचे, तो ये ऐड हो जाएगा 51। 52 का जो है वो यहाँ 48 का जहां पर था, 48 का 2 दूरी पर था, तो 52 भी 2 दूरी पर है, तो 48 इंटू 2 स्क्वायर रहा होगा। तो ये इस तरह से। तो अब इसमें देखिए कि बार बार ये 100 बैठेंगे, 1 इंटू 49 का स्क्वायर और 90, ये जो है बैठेगा जो 99 ग्राम का है वो 49 दूर है, तो 99 और ये 49 का स्क्वायर। फिर यहां पर 98, जो 98 ग्राम है वो 48 दूर होगा, तो 48 का होल स्क्वायर। तो आप इस तरह से देखोगे, इनको ऐड करोगे तो 49 के स्क्वायर में 1 प्लस 99 100 आ जाएंगे, तो 100 49 का स्क्वायर आएगा प्लस 48 का स्क्वायर आएगा, उनका स्क्वायर, फिर होते 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 ये 1 स्क्वायर आएगा, जीरो आएगा 1 स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि 49 और 51 भी 100 है। और इसका समेशन, और इसके समेशन का मैथ्स में फार्मूला होता है 1 स्क्वायर से लेके 49 स्क्वायर तक का। तो ये फार्मूला 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर होता है, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये मैथ्स का है। तो मैथमेटिक्स वालों के लिए तो ये है, और जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होंगे वो इस फार्मूले को याद कर लें। तो यहाँ पर n का मान कितना है 49 है, n प्लस 1 1 से लेके 49 तक है। तो ये क्या हो जाएगा 49 इंटू 50 इंटू 49 इंटू 2 98 प्लस 1 99 अपॉन 6 हो गया, 99 तो हुआ। देखो ये 49 और फिर इंटू 50, एक बढ़ गया, 49 का डबल 98 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लो और आंसर लिख दो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है एम आर स्क्वायर। एम यहाँ पर ग्राम में है, आर सेंटीमीटर में है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आर स्क्वायर। ठीक है, बंद कर। हाँ हेलो स्टूडेंट्स, इसमें एक टर्म रह गई थी इस वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि 100 सेंटीमीटर पे 100 ग्राम है, तो यहाँ पर 0 पे 0 है,
तो एक टर्म और थी, तो 1 स्क्वायर से लेके 49 स्क्वायर, क्योंकि इनका भी जोड़ 0 + 100, इनका भी जोड़ 100 ग्राम है। इन दोनों की दूरी 50 है, तो 0 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 100 इंटू 50 स्क्वायर, तो 100 + 0 भी 100 ही होता है, तो 100 तो कॉमन आ जाएगा, तो ये 50 स्क्वायर तक जोड़ता है ये। तो यहाँ पर 49 की जगह 50 होगा, ये 51 होगा, क्योंकि 100 इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6। अब इसको ऐसे भी कर सकते थे, अगर ये छूट गया तो यहाँ तक का जोड़ तो आ ही गया है, इसको अलग से जोड़ दो, उसको वैसे ही रहने दो, उसको 49 इंटू 50 इंटू 99/6, इसको अलग से जोड़ दो, इसको इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, किसको 100 इंटू 50 स्क्वायर अलग से जोड़ दो, तो भी वही आ जाएगा। चलो कोई बात, ठीक आ गया। इसमें ऐसे पूछा गया कि 2 स्फीयर हैं जिनका रेडियस r है और वो दोनों कांटेक्ट में है, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां से जाने वाली जो टेंजेंट लाइन है, उस लाइन के अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया। तो अब कैसे करें, हमें कुछ सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट याद करना पड़ता है, तो वो होता है 2/5 mr²। फिर एक थ्योरम होती है कि cm से जाने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसी एक्सिस के पैरेलल अगर कोई और एक्सिस है और इसके अबाउट mi चाहिए, तो ये बराबर होता है, ये I है, ये ICM है। ICM मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो एक थ्योरम होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वो ये है कि I, इसका नाम AB रख लो, तो IAB बराबर ICM + MD², ये थ्योरम होती है। तो इसका MI इसी के अबाउट है 2/5 mr²। अब इसी का MI इसके अबाउट क्या होगा, mr² और जुड़ेगा इस थ्योरम से, MD² m × r², तो 2/5 mr² प्लस mr², तो 7/5 mr² हो जाएगा, वो इसका हुआ। इसी तरह से इसका 7/5 mr² हुआ। अब इन दोनों को जोड़ लो, तो इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 14/5 mr²। ये क्योंकि इसका MI इसके अबाउट वही 2/5 mr² में mr² जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, 2/5 mr² में mr² जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, फिर पूरे सिस्टम का चाहिए तो इनको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये कोई यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, और ये इसकी जो लंबाई है वो 1 मीटर है। तो इसने किसी एक्सिस के अबाउट ये दे रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये आधा kg की रॉड है, 1 मीटर की रॉड है, आधा kg की रॉड है, इतना MI दे रखा है किसी एक्सिस के अबाउट, जो एक्सिस इस रॉड के परपेंडिकुलर है। अब वो पूछ रहा है कि इस एक्सिस का डिस्टेंस बताओ रॉड के सेंटर से, इस D को पूछा। अब कैसे बताएंगे, हमें रॉड का MI पता होता है मिडिल पॉइंट से जाने वाली एक्सिस के अबाउट, दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द रॉड, तो इसके अबाउट MI होता है ml²/12, ये होता है यूनिफॉर्म रॉड का। कहां से, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। MI में ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको MI किस एक्सिस के अबाउट पूछा गया है, एक्सिस इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम इसको, इस रॉड को इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं और इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं, तो ये बात अलग है ना। जब इस एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो ये पॉइंट काफी दूर पहुंच गए हैं और कुछ पॉइंट पास में आ गए, तो MI में तो क्या आता है mr²,
तो इस एक्सिस के अबाउट एम आई कुछ और होगा और इसके अबाउट कुछ और होगा। तो मिडिल पॉइंट से जाने वाली परपेंडिकुलर के अबाउट एम आई ये होता है ml स्क्वायर बाई 12। एक होती है फिर थ्योरम पैरेलल एक्सिस की, तो इसके अबाउट बैठेगा इसके अबाउट एम आई, क्योंकि ये तो ICM है, ml स्क्वायर बाई 12, तो इसके अबाउट होगा ml स्क्वायर बाई 12 प्लस md स्क्वायर। अब ये वैल्यू हमें ये दे रखी है 0.10 और इसने डी पूछा है, हमको एम भी दे रखा है, हमको एल भी दे रखा है, तो डी आ जाए। हमको एम क्या है, आधा केजी, तो आधा पुट करेंगे तो एल और एल 1 है, तो यहाँ 1 पुट करा, यहाँ आधा पुट करा, तो 1 स्क्वायर इंटू आधा, तो कि 1/24, ये आधा डी स्क्वायर, ये 0.10 क्या होता है 1/10, 0.10 केजी मीटर स्क्वायर यूनिट होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। अब डी कैलकुलेट कर लो क्वेश्चन में, 1/10 में से 1/24 घटा के 2 की मल्टीप्लाई करके रूट ले। ये प्रॉब्लम ये है कि ये कोई रिंग है, इसका रेडियस ऑफ गायरेशन डिटरमाइन करना है। अच्छा, तो रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई कितना भी हो, उसको m के स्क्वायर लिख दो बस। जैसे ये है यूनिफॉर्म रॉड, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट ml स्क्वायर बाई 12 है, m मास है, l लंबाई है, a b एक्सिस है, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये कब काम आएगा, हमें ये भी पता होना चाहिए एप्लीकेशन, जब ये रॉड यूं घूम रही होगी, ये एक्सिस होगा इसके अबाउट, तब ml स्क्वायर बाई 12 लिखा जाएगा, और इसके अबाउट घूम रही होगी यूं, तब ml स्क्वायर बाई 3 लिखा जाएगा। तो अब ml स्क्वायर बाई 12, अब पूछा जाए कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, रॉड इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, अब रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ml स्क्वायर बाई 12 लिख दो, इसके बाद घूम रही है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया l बाई रूट 12। तो अब आप कहोगे इसकी क्या जरूरत पड़ी, इसकी जरूरत ये पड़ी, इसका फिजिकल उसका सिग्निफिकेंस बताते हैं कि ऐसे समझो रोटेशन के मामले में कि ये सारा मास l बाई रूट 12 दूरी पर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, l बाई रूट 12 दूरी पर, ऐसे तो है नहीं, फॉर द पर्पज ऑफ एम आई यहां मान सकते हो सारे मास को, तो यहां पर मान लेने पर वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा जो एक्चुअल में होगा। तो क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो डिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो डिस्टेंस जिस पे सारा मास कंसीडर करने पर वही एम आई आता है जो एक्चुअल में होता है। अब कोई मुझसे पूछे रिंग है, रिंग इस एक्सिस के अबाउट यूं घूम रही है, ये यूं घूम रही है एक्सिस ये, अब इसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, तो ऐसे समझो कि रिंग के केस में तो सारे मास हैं ही r दूरी पर, तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन खुद ही r है। क्यों, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर है, और रेडियस ऑफ गायरेशन के पदों में मोमेंट ऑफ इनर्शिया m के स्क्वायर लिखेंगे, तो m से m तो कट जाता है, तो k बराबर r। अब किसी ने पूछा कि डिस्क है और डिस्क इस एक्सिस के बाद घूम रही है, तो इस एक्सिस का नाम क्या होगा, इट इज द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क। तो इसके अबाउट एम आई डिस्क का होता है, यूनिफॉर्म डिस्क का होता है mr स्क्वायर बाई 2, तो mr स्क्वायर बाई 2 को m के स्क्वायर लिख देंगे, तो यहां पर k बराबर आ जाएगा r बाई रूट 2। अब अपने से ये जो मेन सवाल है वो जो पूछा गया है, अब मैं उस पर आ जाता हूं। इसमें रिंग का
ये जो है रिंग रोटेट कर रही है इस एक्सिस के अबाउट। कहां से पास हो रहा है? रिंग की पेरिफेरी पर कोई पॉइंट है और वो एक्सिस इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये एक्सिस है। तो इस केस में रेडियस ऑफ गायरेशन कितना है? तो पहले हम इसके अबाउट एम आई कैलकुलेट करेंगे। इसके अबाउट एम आई कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि रिंग का एम आई इसके अबाउट सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर होता है। अब ये सेंटर ऑफ मास है रिंग का और मुझे इस एक्सिस के अबाउट एम आई लाना है। तो इसके जो इसके अबाउट एम आई है उसमें मैं एम डी स्क्वायर जोड़ दूंगा। डी यहां पर ये आर है तो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो ये 2 एम आर स्क्वायर हो जाएगा। 2 एम आर स्क्वायर को एम के स्क्वायर लिख दो तो के का मान आ गया √2r। अब मैं इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बताता हूं कि इस के का मतलब क्या होता है रेडियस ऑफ गायरेशन का। ऐसे समझो कि अगर रिंग यों रोटेट कर रही थी, यों इस तरह से यों, तो कुछ मास तो 2r दूरी पर थे एक्सट्रीम वाला, कुछ मास 0 दूरी पर थे। एम आई के हिसाब से ये सारे मास माने जा सकते हैं कि ये सारे के सारा पूरा मास आप √2r दूरी पर मान लोगे तो वही एम आई आएगा जो एक्चुअल में। तो आप बोलो कैसे आएगा? अरे बिल्कुल अभी तो निकाला है, के की जगह √2r पुट कर दो तो ये भी बैठ जाएगा 2 एम आर स्क्वायर और इसका एम आई। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का सिग्निफिकेंस यही है कि हम सारे मास को कितनी दूरी पर माने कि वही एम आई आवे जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास से आ रहा है। बस, तो हर जो भी एम आई आवे तो उसको एम के स्क्वायर के बराबर जब कर देते हैं तो के का मान है। ये क्वेश्चन ये है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है स्क्वायर प्लेट का अबाउट डायगोनल, इसके अबाउट, तो इसको बताने से पहले मैं कुछ एक कोई थ्योरम बताऊंगा तब इसको मैं बताऊंगा। तो थ्योरम ये है कि कोई लेमिनार बॉडी है। लेमिनार बॉडी का मतलब होता है कि उसका मास एक प्लेन में लाई कर रहा है, मगर उसकी विड्थ टेंड्स टू 0 है, बहुत कम है, जिसको एक प्लेन माना जा सके। वैसे तो प्लेन में मास पॉसिबल होता ही नहीं है, लेकिन अगर उसकी डायमेंशन खूब लंबी चौड़ी है और उसकी विड्थ उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, डायमेंशन के कंपैरिजन में लेंथ ब्रेड्थ, तो हम उसको क्या मान सकते हैं कि एक प्लेन है। वैसे तो प्लेन में मास पॉसिबल ही नहीं है, अगर विड्थ ही 0 है तो फिर मास कैसे हो सकता है? ठीक है, तो प्लेन में मास है। तो अब इसमें इसी प्लेन में दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, प्लेन में ही हो, प्लेन में एक एक्सिस यूं है तो एक यूं नहीं हो, क्यों? फिर तो प्लेन में नहीं हुआ। प्लेन में जैसे ये प्लेन है, बोर्ड इज ए प्लेन, तो इसमें कोई भी एक्सिस दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर ले ली, बोर्ड को ही मान लेते, और फिर एक तीसरा एक्सिस लिया इनके परपेंडिकुलर। तो यूं बोलिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये दोनों एक्सिस तो इसके प्लेन में ही है बॉडी के, और तीसरा एक्सिस इस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, और जहां ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहीं से जेड जा रहा है ये। तो इस लेमिनार बॉडी का एम आई यदि इस एक्सिस के अबाउट आई एक्स हो और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बाई हो और इसके अबाउट आई जेड हो, तो ये होता है ऐसा आई एक्स प्लस आई बाई इज इक्वल टू आई जेड। इसको कहते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ये थ्योरम वहीं अप्लाई हो सकती है जहां पर बॉडी का मास एक प्लेन में माना जा सके, थिन बॉडी। रिंग है, उसका रेडियस काफी बड़ा है और उसकी जो विड्थ है वो बहुत कम है, तो मान सकते हैं प्लेन। ठीक है, ये इस तरह का है। तो ये भी एक लेमिनार बॉडी है, जैसे ये है एससी वर्मा को। अब दो एक्सिस तो इसके प्लेन में ही है इस बुक के, और तीसरा इसके परपेंडिकुलर है। तो क्या थ्योरम है? इसके अबाउट एम आई प्लस इसके अबाउट एम आई बराबर इसके अबाउट एम आई। तो इस थ्योरम को तो आप याद कर लीजिए, इसका डेरिवेशन फिर कभी बताएंगे।
अप्लाई करना सीख लें। तो इसने कहा कि इसके अबाउट एम आई बताओ ना, तो सिमिट्री के कारण इसके अबाउट एम आई और इसके अबाउट एम आई बराबर होंगे। स्क्वायर प्लेटेड तो रेक्टेंगुलर होती तो बराबर नहीं होती, स्क्वायर प्लेटेड तो ये दोनों एम आई बराबर है। इसका क्या जवाब है? सिमिट्री। सिमिट्री का तो खुद को दिखती, तो ये आई आई है। तो इस एक्सिस के अबाउट जो एम आई होगा, इस एक्सिस के अबाउट जो एम आई होगा वो आई प्लस आई 2i होगा। अगर मुझे ये पता लग जाता है तो इसका मैं आधा कर दूंगा तो इसका पता लगे। तो बोला साहब इसका पता कैसे लगे? तो इसका पता अलग से लग जाता है, अलग से पता लग जाता है इसका। तो ये प्लस ये बराबर ये है, तो ये 2i होगा। तो जो भी ये आएगा मैं उसमें 2 का भाग दे दूंगा तो ये आएगा। अब आपको भी ये इसका फिर बताओ इसका कैसे पता लगेगा? तो इसका ऐसे पता लगता है कि हमें ये बहुत सारी रॉड है, तो बहुत सारी रॉड का इसके अबाउट एम आई ml स्क्वायर बाई 12 होता है, तो इन सब का भी ml स्क्वायर बाई 12 भी होगा। फिर आप कहोगे कि साहब वो तो एक रॉड का होता है ml स्क्वायर बाई 12, अरे तो दूसरी का भी तो ml स्क्वायर बाई 12 है, तो सबके मास जोड़ करके टोटल मास हो जाए। मानो इसका m1 मास है तो m1 l स्क्वायर बाई 12, इसके अबाउट इसका m2 l स्क्वायर बाई 12, इसका m3 l स्क्वायर बाई 12। तो इस पूरे प्लेन का इसके अबाउट m1 प्लस m2 प्लस m3 सारा मास हो गया l स्क्वायर, उस सारे मास को m बोल दिया, तो ml स्क्वायर बाई 12। और इसको यूं करेंगे तो ये भी ml स्क्वायर बाई 12, क्योंकि ऐसे यहां भी ऐसे ही कटेगी क्योंकि ये l बाई l है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर a दे रखा है तो मैं l की जगह बाद में a कर दूंगा एज a। तो ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml स्क्वायर बाई 12 ये दोनों ऐड होके इसके अबाउट एम आई आ गया, ये ml स्क्वायर बाई 6 हो गया। फिर इसका आधा करा तो फिर इसका ml स्क्वायर बाई 12 भी आ गया। ये इसके ml स्क्वायर बाई 12 इज द आंसर। l की जगह a दे रखा है तो आंसर ma स्क्वायर बाई 12 बन गया। ये तो नहीं पता।